हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म 2 का सिलेबस खत्म करा दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए और फ्राइडे को लाइव सेशन में आके आप लोगों को एक मस्त वाला सैंपल पेपर करा दिया। आप लोगों के कमेंट से मुझे एक चीज और पता लगी कि भाई स्टैटिस्टिक्स के सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ। तो गाइस टर्म 2 में स्टैटिस्टिक्स का पूरा ब्यौरा इस वीडियो में मिल जाएगा। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो कर क्या रहा हूं मैं, ये लिख दिया टर्म 2 स्टैटिस्टिक्स 17 नंबर की है, क्योंकि 23 नंबर की माइक्रो इकोनॉमिक्स है। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको दे चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं। पूरी स्टैटिस्टिक्स में 3 चैप्टर है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ कॉरलेशन और इंडेक्स नंबर। 3 चैप्टर में पूरी स्टैटिस्टिक्स ढाए है, फुस है। 3 चैप्टर कर जाओ, पूरी स्टैटिस्टिक्स आपको आ जाएगी इसके अंदर। लेकिन करना क्या क्या है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है तो उस चीज को मैं आसान बनाऊंगा, सरल बनाऊंगा। बहुत काम की वीडियो है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन से। इस वाले चैप्टर के अंदर 2 ही चीजें कोर्स में है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको इस वाले साइन से डिनोट करते हैं और इस वाले निशान को बोलते हैं गाइस सिग्मा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक ही बात है, इसको CV करके डिनोट करते हैं। गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं, चारों मेथड्स करा रखे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वाली वीडियो तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चारों मेथड करा रखे हैं, एक्चुअल मीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। शॉर्टकट मेथड को इनडायरेक्ट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। चारों से आपको करना जरूरी है और इसमें एक खास स्किल आपको देना चाहूंगा कि स्टेप डेविएशन वाला मेथड जरूर करके जाना, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों में यह देखा गया है कि स्टेप डेविएशन वाला मेथड वो पर्टिकुलरली बोलता है कि इसी मेथड से सॉल्व करो। तो स्टेप डेविएशन मेथड से यार चाहे आपका कॉलम्स ज्यादा बन रही हो, फॉर्मूला बड़ा लग रहा हो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। कैलकुलेशन से याद आया, अगर इस चीज में आपका स्क्वायर रूट सॉल्व करना नहीं आता तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने की एक इजी वीडियो बना रखी है, वेडनेसडे को वो आ गई थी, तो उसको भी आप देख सकते हो कि स्क्वायर रूट सॉल्व करके तुम्हारी कैलकुलेशन कैसे आसान हो सकती है। बात रही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी CV कभी भी निकालना है तो इसका फॉर्मूला गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। यानी CV निकालने के लिए भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो हर हाल में स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा, लिख के ले लो न्यूमेरिकल। ये नहीं करोगे तो फंस जाओगे। इसके ऊपर छोटी मोटी थ्योरी भी आ सकती है। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन आ गई मान लो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की डेफिनेशन आ सकती है। सिर्फ 1 नंबर में फॉर्मूला पूछ लेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछ सकता है। ये बोलोगे कब कराए, तो फ्राइडे को जो सैंपल पेपर कराया था लाइव क्लास में आके स्टैंडर्ड डेविएशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स कराए हैं। दूसरा ही क्वेश्चन था उसके अंदर। ठीक है गाइस, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कुछ खास भयंकर चीज नहीं है, छोटा सा मैटर है, इतना ही करके जाना है। अब करेंगे मेजर्स ऑफ कोरिलेशन वाले चैप्टर में। कोरिलेशन में भी कुछ ज्यादा बचा नहीं है। नंबर 1 पे स्कैटर डायग्राम आपको करना है। ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करके बनाते थे ना, फिर वो डॉट 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 आते थे, उनको ज्वाइन करते थे ऐसा कुछ करके। ठीक है, स्कैटर डायग्राम से थ्योरी भी आ सकती है और कुछ वैल्यूज आपको देगा तो उससे सीधा डायग्राम प्लॉट करने के लिए आ सकता है। आपको कॉन्क्लूड करके बताना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। फिर कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी बोलते हैं। और यहां पर R की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकालनी आ सकती है। और जब भी आप इस वैल्यू को निकाल लोगे तो निकालने के बाद आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है। और R की वैल्यू आपको पता ही है गाइस कि मैक्सिमम R की वैल्यू और मिनिमम R की वैल्यू क्या होती है। मैक्सिमम +1 रहेगी और मिनिमम -1 रहेगी। अगर -1 है तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स जो भी गिवन होंगे X एंड Y। और अगर +1 वैल्यू आई तो आप लिखोगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन X एंड Y। तो कोरिलेशन से सीधा साधा क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा चांसेस है बनने की कि आपको X और Y या फिर किसी भी 2 वेरिएबल की वैल्यूज देगा और न्यूमेरिकली कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताओ, और लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे तभी ज्यादा नंबर मिलेंगे। बिना कंक्लूजन के फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंक्लूजन का मतलब कि कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर कोई रिलेशन नहीं है। R की वैल्यू अगर 0 आती है तो हम लिखते हैं देयर इज नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन या 0 कोरिलेशन। कोरिलेशन को मैं ऐसा छोटा लिखकर छोड़ देता हूं, ऐसे कोरिलेशन। इसको एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब थर्ड चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स का है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में बेसिकली हम प्राइस इंडेक्स को ज्यादा भाव देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिकल भी आएगा, दोनों आएंगे, गारंटेड दोनों आएंगे।
थ्योरी से पहले देखते हैं क्या क्या आएगा। जो इसकी थियरी है गाइस, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, डिफिकल्टीज आती है। अच्छा, जब यहां पर कैलकुलेट वर्ड में यूज करूंगा तो उसकी जगह वर्ड कंस्ट्रक्टिंग भी यूज होता है बुक के अंदर। तो आपको पता है कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। लाइक पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूं। हाँ, तो इसके अंदर लाइक जिस पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर हम बना रहे हैं वो डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, कौन सा ले, ये नॉर्मल ईयर होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। कौन से प्राइसेस को ले, रिटेल प्राइस या होलसेल प्राइस, प्लेस टू प्लेस भी प्राइस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्वांटिटीज यानी गुड्स की क्वांटिटीज कितनी ले, या फिर कौन कौन सी कमोडिटीज का सिलेक्शन करे, और आफ्टर ऑल कौन सा फॉर्मूला यूज करे, कौन सा एवरेज, सब ये प्रॉब्लम्स है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते समय। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर की थ्योरी में यही वाला क्वेश्चन है। फिर ये ऑर्डर वाइज एक्चुअली लिखे हुए हैं। दूसरे नंबर पे जो इंडेक्स नंबर में पॉपुलर क्वेश्चन है वो इंडेक्स नंबर की इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में आप क्या कर सकते हो, किस किस के काम आता है ये, लाइक प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस आते हैं, मनी वैल्यू को चेंजेस बताने के काम आता है कि मनी की वैल्यू कम हुई है ज्यादा हुई है। फिर काम आता है कि वेजेस और सैलरीज को डिसाइड कराने के लिए कि भैया उनमें बढ़ोतरी या गिरोतरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट के भी काम आता है, पॉलिटिशियन के भी काम आता है, ठीक है ना, और बहुत लोगों के काम आता है इंडेक्स नंबर। तो कैसे कैसे उनके लिए यूजफुल है ये, वो सब इसमें बताना है आपको, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई इसको बोलते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई इसको बोलते हैं। वैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की ज्यादा वर्थ है, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। समझा नहीं रहा मैं इस वीडियो में, कुछ नहीं समझा रहा, इस वीडियो में आइडिया दे रहा हूं। अगर इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना आए तो ये मान लो ए का मतलब डब्ल्यूपीआई है, ठीक है ना, करंट ईयर का ए, बेस ईयर का ए अपॉन बेस ईयर का ए मल्टीप्लाइड बाय 100। ए का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये फॉर्मूला लगाने से इन्फ्लेशन रेट भी आ जाएगी। तो कभी कभी आपको डब्ल्यूपीआई की दो वैल्यूज देकर इन्फ्लेशन रेट के बारे में पूछ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर कह रहा हूं, फ्राइडे को जो लाइव सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन किया था वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के बीच में डिफरेंस किया था। तो ऐसा क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है मुश्किल हालातों में, लेकिन हालात आसान रहे जहां तक कि रहेगा। हर स्कूल के क्वेश्चंस बहुत आसान आ रहे हैं क्योंकि टीचर्स वगैरह भी समझते हैं कोविड टाइम्स के कारण स्कूल बंद रहे थे, तो ज्यादा बच्चों ने मेहनत मशक्कत की नहीं है, तो उनको इतने मुश्किल क्वेश्चन देना उनके साथ नाजायज बात हो जाएगी, ठीक है ना, गलत होगा। तो धोखा वो भी नहीं करना चाहते, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रॉब्लम और इंपॉर्टेंस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा सेफ होना चाहते हैं, लाइक पूरे नंबर ही लाने हैं, तो वो इतना पूरा करके जाओ भाई, ठीक है। बाकी इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में और बहुत सारी चीजें हैं। इंडेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज भी है, क्वांटिटी इंडेक्स भी है, वैल्यू इंडेक्स भी है, ठीक है, वो सब चीजें। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बताने बैठा हूं यहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इतना तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। अब छोटी सी झलक देता हूं आपको इन बीच में से, इन तीनों चैप्टर से जो क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं, तो प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं इंडेक्स नंबर से ही। लास्पेरे का प्राइस इंडेक्स P01 और L से डिनोट किया जाता है। पास्चे का प्राइस इंडेक्स ऐसे और फिशर का प्राइस इंडेक्स ऐसे। लास्पेरे का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 और दोनों तरफ ऊपर नीचे Q0 से मल्टीप्लाई करो 100। फिर पास्चे का फॉर्मूला ऐसे P1 अपॉन P0, फिर ऊपर भी Q1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी Q1 से मल्टीप्लाई 100। और फिशर के लिए मैंने बताया आपको, लास्पेरे का जो आंसर आए मल्टीप्लाई कर दो पास्चे का जो आंसर आए और निकाल दो स्क्वायर रूट। ये फिशर का फॉर्मूला है। तुम्हारे बुक में किताब में कितना भी बड़ा फॉर्मूला लिखा हो, तुम इस फॉर्मूले से काम करोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है, आंसर भी आसानी से आएगा। और ये आंसर निकालने की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। ये ट्रिक इंडेक्स नंबर वाली वीडियो की यूएसपी थी, आपको बताया था। इसमें क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना नहीं आता, कोई बात नहीं, जो लास्पेरे का आंसर आया है प्लस कर दो, जो पास्चे का आंसर आया है 2 से डिवाइड कर देना, खत्म कहानी। लाइक इसका आंसर मान लो 102 आया है और इसका आंसर आया है 102.6, तो आपने क्या करना है यहां पर, इसके हिसाब से 102 प्लस 102.6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 102.3। 102.3 इसको ऐसे लिख देना, डायरेक्ट आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है।
टीचर ना देखे कि तुमने कहां से स्क्वायर रूट निकाला है। बस ये कैलकुलेशन टीचर को मत दिखाना, अपने वर्किंग नोट्स में, अपने रफ नोट्स में कर लेना, ठीक है ना। फिशर का थोड़ा इंपॉर्टेंट था ये। तो गाइज ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मतलब ज्यादा नंबर का आएगा, तीनों का अगर कैलकुलेट करना आएगा। और अगर वो सिर्फ पूछ ले कि लास्ट पेरे का कैलकुलेट करो, तो ये सिर्फ 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है। वैसे आपको एक बात और याद आ रही होगी, लास्ट पेरे का जो प्राइस इंडेक्स होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं ना, एक फैमिली बजट मेथड होता है, एफबी, फेसबुक नहीं, फैमिली बजट, ठीक है, और एक वेटेड एग्रीगेटिव मेथड होता है। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट पेरे वाला फॉर्मूला लगा के इसको ही कैलकुलेट कर लेना, यही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा। और बाकी इसके अंदर जो फॉर्मूला लगता था, समीशन वेट इनटू प्राइस रिलेटिव अपॉन समीशन वेट, ये वाला लगता था, ठीक है ना। तो गाइस इंडेक्स नंबर से यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मैं बात कर रहा था पूरी ओवरऑल बुक की गाइस, ओवरऑल बुक की अब बात कर रहा हूं। देखो पेन का कलर थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, ये सूट करता है नहीं, येलो नहीं दिखाई देगा तुम्हें। यहां पर बात करते हैं तो ब्लू पेन से इसको रब कर देता हूं। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन क्या आया है, ये पूरा क्वेश्चन लिखा है, अभी पूरा क्वेश्चन लिखा है। आप, मैं हट जाता हूं, आप ना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, आपके काम आएगा ये। हाँ जी, ले लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू चेक द क्वालिटी ऑफ 2 ब्रांड्स ऑफ लाइट बल्ब्स, देयर लाइफ इन बर्निंग आवर्स वाज एस्टिमेटेड एज अंडर 100 बल्ब्स ऑफ ईच ब्रांड। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। कह रहा है जी 2 ब्रांड है हमारे पास, एक मान लो ब्रांड ए फिलिप्स है, ब्रांड बी सूर्या है। तो दोनों के बारे में कुछ डेटा गिवन है और इस डेटा के हिसाब से ये पूछ रहा है इन दोनों ब्रांड में से किसका बल्ब बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है ना। तो दोनों कंपनी के 100 बल्ब के बारे में कुछ दिया हुआ है, 100 बल्ब उठाए हैं, 100 बल्ब से रिलेटेड आपको डेटा दे दिया कि कितने कितने घंटे कौन कौन सा बल्ब चल रहा है। तो ए ब्रांड का 0 से 50 घंटे के बीच में 15 बल्ब चले, तो बी के चले वो 2, ऐसे करके डेटा दिया हुआ है। तो आप इसमें क्या करते हो, ये डेटा तो ये दिया हो बल्ब का, दिया हो सकता था 2 क्रिकेटर्स का स्कोर, 2 टीम का स्कोर, ऐसे भी दिया हो सकता था। तो गाइस यहां पर काम होता है जो कौन बेस्ट है, ये पूछा है बेस्ट कौन है इन दोनों में से। बेस्ट वो होता है जो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट ज्यादा वो होता है जिसके अंदर डिफरेंसेस यानी वेरिएबिलिटी कम होती है, वेरिएबिलिटी कम होती है, कम, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी की अगर बात की जाए तो यहां पर वो ज्यादा बेस्ट होगा जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम हो, कम होगा तो बेस्ट होगा, इस बात को याद रखना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखो नीचे भी लिखा है यार, विच ब्रांड गिव्स हायर लाइफ, ठीक है, एंड विच ब्रांड इज मोर डिपेंडेबल, ठीक है। तो विच ब्रांड गिव्स हायर लाइफ और डिपेंडेबल, तो दोनों के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जिसकी हायर लाइफ है इसके लिए तो आप मीन निकाल के बता दो, एवरेज, जिसका मीन ज्यादा होगा उसकी हायर लाइफ होगी, वो अच्छा होगा। डिपेंडेबल के लिए आपको सीवी निकालना पड़ेगा, जनरली सीवी से ही रिलेटेड बात होगी। अभी क्या करना है, क्वेश्चन एक इसको मान लो नॉर्मल जो क्वेश्चन मानते हो, ऐसे मैं इसके सामने आ गया ना, हाँ नहीं दिखाई दे रहा, ओके। तो क्वेश्चन 1 इसको सॉल्व कर दो, फिर सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये देखो ये आ गया इसके सामने, ये तुम्हारे सामने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ये क्लास इंटरवल की वैल्यू है, ठीक है ना। इनको सॉल्व कर देना, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, फिर दोनों का सीवी निकालना, जिसका सीवी कम होगा वो बेस्ट होगा। तो देखते हैं मैंने कैसे सॉल्व करके आपको बताया, ये पूरा सॉल्व कर रखा है ब्रांड ए का, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपके काम आएगा, ताकि आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर भी मैच हो जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लो गाइस इसका, ठीक है। इसमें एक छोटी सी बात है, जो ये क्लास इंटरवल्स के बीच की वैल्यू है ना, इसको यहां पर लिखा है m लिखा है, लेकिन मैं इसको जब सॉल्व कराता था तो x लिखता था, ठीक है ना। फिर ये a की वैल्यू आपको लिखनी पड़ती है, d की वैल्यू में ऐसा फॉर्मूला लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं लिखवाता था d डैश इज इक्वल टू d अपॉन i, ठीक है ना। तो आप, ये तो सॉल्व्ड है, ये तो फोटो ले रखी है, ठीक है, यहां पर d नहीं है, यहां पर हमेशा ये d डैश है, d डैश d डैश d डैश, ठीक है ना। और फॉर्मूले में यहां पर d डैश है ये, ठीक है, ये भी d डैश है, d डैश है, जहां जहां d लिखा मैंने d डैश है ये, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहां पर अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और आंसर मैच करने की कोशिश करनी है। तो देखना है कि मीन आपका कितना आया है, ठीक है, फिर देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है, फिर देखना है सीवी कितना आया है। मेन तो मीन से और सीवी से काम है आपको। फिर ये ब्रांड ए के लिए था, अब ब्रांड बी के लिए कर लो। ब्रांड बी के लिए यहां पर कर रखा है कॉर्नर में, देखो ब्रांड बी, और ब्रांड बी का पूरा कर रखा है, मीन की वैल्यू आई है 136.5, फिर ये डैश है जी, स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रखे हैं, डी नहीं है डी डैश है ये, ठीक है, गलती से ऐसा हो गया। तो आप ये मिड वैल्यू को हटा के इसको एक्स लिख देना, एक्स है ये, मतलब लिखते हैं मिड वैल्यू भी है सब लोग,
मैंने एक्स से सॉल्व कराया, तुम मेरे साथ बने हुए हो, तो इसलिए मैं अपने सिंबल ही यूज करा रहा हूं, ठीक है ना। चलो जी, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया, इसी को सॉल्व कर रहे हैं तो सीवी आ गया। अब देखो ब्रांड ए का सीवी 50 था, ब्रांड बी का सीवी 27 है, तो ब्रांड बी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। अब ब्रांड ए का मीन देखो 134, ब्रांड बी का मीन 136, तो एवरेज लाइफ भी ब्रांड बी की बढ़िया है। तो कंक्लूजन ये लिखना है 6 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन में, एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब ऑफ ब्रांड बी इज कंपेरेटिवली हायर देन ब्रांड ऑफ ए, ठीक है। तो बी की ज्यादा है, बी इज गुड, बी अच्छा है, ठीक है। और द बल्ब ऑफ ब्रांड बी आर मोर डिपेंडेबल एज सीवी ऑफ बी इज लेसर, ठीक है। ये ज्यादा डिपेंडेबल है, इसके ऊपर लोग ज्यादा डिपेंडेबल है, वो अच्छे हैं। डिपेंडेबल का मतलब बढ़िया बताना है आपको, ठीक है ना। तो गाइस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। अब यानी अभी ओवरऑल मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस आपको छोड़ के जाने नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के नॉर्मल क्वेश्चन तो रिव्यू करोगे, ये कंपैरिजन वाले जरूर कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये कोरिलेशन से थ्योरी का क्वेश्चन, कोरिलेशन से बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं भैया। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की अलग अलग डिग्रीज के बारे में कमेंट करो, यानी r = 1, r = -1, r = 0, r लाइज बिटवीन 0 एंड 1, r लाइज बिटवीन -1 एंड 0, उसके बीच में कमेंट करनी आ सकती है, वो बात दूसरी है। एक क्वेश्चन ये भी, ठीक है जी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ r x y का मतलब सिंपल r मान लो, इसका मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है x और y वेरिएबल के बीच में, सिंपल r इज पॉजिटिव, अगर r की वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से ज्यादा है, द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y क्या होगा। तो भैया क्या होगा, इसका मतलब पॉजिटिव है तो x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की भी बढ़ेगी, x की अगर कम होगी तो y की भी कम होगी, ये होगा ना। अब यहां 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको उसके बारे में बताना है क्या बोला है। पहला, व्हेन y इंक्रीज x इंक्रीज, हाँ y और x दोनों एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं, ये ट्रू लग रहा है। व्हेन y डिक्रीज x इंक्रीज, ये गलत है। व्हेन y इंक्रीज x डज नॉट चेंज, ये भी गलत है भैया। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है दोनों एक साथ बढ़ेंगे या दोनों एक साथ कम होंगे। तो ए को चूज करके यहां पर एग्जांपल दे दिया कॉफी और टी के सब्स्टिट्यूशन का, आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हो। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन है एमसीक्यू तो अब आएंगे नहीं, सब्जेक्टिव आएंगे तो एग्जांपल देना पड़ेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आ जाओ जी डिस्पर्जन पे, छोटा मोटा क्वेश्चन, डिस्पर्जन की डेफिनेशन पूछ सकता है, मैं सिखाने नहीं बैठा, डिस्पर्जन का चैप्टर करा चुका हूं, पूछ सकता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन। भैया छोटे क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, आप स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी के अंदर नोट करो इसको, ठीक है। डेफिनेशन है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, ये लाइन बता दूंगा, ये चीज क्या है, डिफाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, बेस्ट फिट नहीं बेस्ट फिट, बेस्ट फिट लाइन क्या होती है। देखो स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, उसमें काफी सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं ना, ऐसे एक बाहर भी है, तो जिनको ज्वाइन करने से कुछ मिलता है, लाइक ये ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि नेगेटिव कोरिलेशन है या पॉजिटिव है, यहां पर तो नेगेटिव है ना, तो ये फिट कर रही है, जो लाइन पे फिट आ रहे हैं पॉइंट ना, इसके लिए लाइन खींची गई है। ये लाइन आप जब भी स्कैटर डायग्राम आएगा मत खींचो तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, खींचोगे तो भी टीचर नंबर काटेगा नहीं, ठीक है ना। इस लाइन को बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन, ठीक है ना। तो जो पैसेज बताती है, पूरा का पूरा रास्ता बताती है। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी भाई, ओके स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स नंबर से, इंडेक्स नंबर से कुछ लाइन वाइज क्वेश्चन बनाए हैं, छोटे मोटे 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला, इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर इंडिकेटर नंबर होते हैं जो प्राइस लेवल में चेंजेस बताते हैं, डेफिनेशन लिखी है भाई। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है। वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, आपको पता है ना। इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के 2 तरीके के कैटेगरी थी, एक सिंपल और एक वेटेड। सिंपल वाले को अनवेटेड बोलते थे, सिंपल वाले में 2 थी, फिर वेटेड वाले में भी 2 थी, ठीक है ना। ऐसे कुल मिला के 1 2 3 4 तरीके से सॉल्व कर सकते थे इंडेक्स नंबर को, 4 मेथड बनते थे, ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन परेशान करता है, सारा मामला बिगाड़ देता है, पूरे नंबर आने का स्कोर रोक देता है, ये रास्ता नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। आ जाओ 2-3 क्वेश्चन हो रहा है। प्राइस रिलेटिव क्या होता है, आपको पता है ना। प्राइस रिलेटिव P1 P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, आर से डिनोट करते हैं प्राइस रिलेटिव को, ठीक है। डिफाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात हो रही है। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, WPI की बात हो रही है, इससे इन्फ्लेशन रेट का भी पता लगता है। पता है आप लोगों को, सब पता है, मैंने बताया है, आप स्क्रीनशॉट लो। अगर आपको लगता है कि सर आप लिख के सिर्फ ये ऐसे लिख के स्क्रीनशॉट दिलवा रहे हो, समझाने रहे हो, तो गाइस पुरानी सारी वीडियोस बना रखी है, वीडियोस बना रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आप लोग उन वीडियोस को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे बना रखी है।
जो जो चीजें आप कमेंट सेक्शन में बोल रहे हो कि सर इस चीज पर भी समझा दो, इस चीज पर भी आगे बढ़ो, वो बना रखा है। और तुम्हें कुछ और भी लगता है ना कि सर कुछ और चीजें भी करा दो, लाइक स्टैट्स हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, लाइक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अलग से एक्सप्लेन कर दो, मैं कर दूंगा। समझ रहे हो? लाइक प्रॉब्लम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर अलग से एक्सप्लेन करो, मैं कर दूंगा। आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है ना? तो गाइस जिनके पेपर बहुत नजदीक है, 1 2 4 5 दिन में होने वाले हैं, वो इसके थ्रू अपनी प्रैक्टिस चालू कर दो। जिनके पास टाइम है यार, वो फिर पूरे चैप्टर वाइज अपनी प्रैक्टिस करो। सैंपल पेपर मैंने आपको कराया, उसके थ्रू एक आइडिया लग गया होगा कि जितना आपने सीख लिया आप किस लेवल पे लाए करते हो। समझ रहे हो? तो आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्ते। प्यार बरसाते रहो भाई, प्यार बरसाते रहो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और थंबनेल भी, वो जो थंबनेल कह रहा हूं, बेल आइकन भी क्लिक कर दो, ताकि उस पर क्या तुम्हें जो भी नई वीडियो मिले उसका तुम्हें पता लगता रहे। ठीक है? इतना प्रमोशन करने में मेरा इंटरेस्ट होता नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हें पढ़ाने में है। बस तुम जुड़े रहो यार, तुम चाहिए। समझ लो? नमस्ते।